नमस्ते। दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। इसे द ग्रेट वॉर भी कहते थे और ये नाम कुछ हद तक सही भी लगता है ना। पहला ट्रूली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट 1914 से 1918 तक चला। हाँ बिल्कुल। और लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर और पहली बार आसमान में भी। हाँ, आसमान में भी लाखों जाने गई, दुनिया का नक्शा ही बदल गया पूरी तरह से। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इट वॉज अ काइंड ऑफ सिविलाइजेशनल रप्चर कह सकते हैं। इसने 19वीं सदी को ख़त्म किया और मॉडर्न युग की, आप कह सकती हैं, एक दर्दनाक शुरुआत की। बाप रे। अंदाजा है कि करीब 2 करोड़ मौतें हुई, सोल्जर्स और सिविलियन सब मिलाकर, और 2 करोड़ से ज्यादा घायल। 2 करोड़ मौतें? हाँ, और सोचिए 4 बड़े एम्पायर्स, जर्मन, ऑस्ट्रियो हंगेरियन, ऑटोमन और रशियन, खत्म हो गए, इतिहास बन गए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इतना बड़ा, इतना विनाशकारी युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ? जाहिर है, मतलब कोई एक अकेली वजह तो नहीं रही होगी इसकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लॉन्ग टर्म फैक्टर्स से जो सालों से, आप कह सकती हैं, सुलग रहे थे। इन्हें हम स्ट्रक्चरल कॉजेज कह सकते हैं। जैसे कि मिलिट्रिज्म और आर्म्स रेस। यूरोप की बड़ी ताकतों में हथियारों की होड़ मची हुई थी, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन में। हाँ, मैंने सुना है, खासतौर पे समंदर में वो नेवल रेस जो चल रही थी। बिल्कुल, जर्मनी ने अपनी नेवी हाई सीज फ्लीट को एडमिरल टिरपिट्ज के अंडर तेजी से एक्सपैंड करना शुरू किया। उनके जर्मन नेवल लॉज का सीधा मकसद था ब्रिटेन की जो नेवल सुप्रेमेसी थी ना, उसको चैलेंज करना। अच्छा। ब्रिटेन तो उस वक्त समंदर का बादशाह था। हाँ, और जर्मनी को ये मंजूर नहीं था। तो ब्रिटेन ने कैसे रिएक्ट किया? पीछे तो नहीं हटे होंगे वो। बिल्कुल नहीं। 1906 में ब्रिटेन ने HMS ड्रेडनॉट लॉन्च किया। एक रेवोल्यूशनरी बैटलशिप था वो। उसने रातों रात पुराने सारे जहाजों को ऑब्सलीट बना दिया। और इसने नेवल रेस को और भड़का दिया। जमीन पर भी यही माहौल था। अच्छा। ज्यादातर देशों में कंस्क्रिप्शन यानी अनिवार्य सैन्य भर्ती थी। फ्रांस के पास करीब 3.5 लाख रिजर्व सैनिक थे, जर्मनी के पास 40 लाख से ज्यादा। सोचिए, इतनी बड़ी फौजें। बाप रे। और मिलिट्री प्लान्स, जैसे जर्मनी का मशहूर श्लीफन प्लान, इतने डिटेल्ड और रिजिड थे कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल से लगभग बाहर हो गए थे। मतलब मिलिट्री लीडरशिप एक तरह से डिप्लोमेसी पर हावी हो रही थी। मतलब सेनाएं और उनके प्लान्स खुद एक ड्राइविंग फोर्स बन गए थे युद्ध के लिए। और ये जो अलायंस सिस्टम्स हैं, गुटबाजी, उसका क्या रोल था? ये तो खतरनाक खेल लगता है। बहुत खतरनाक। यूरोप 2 बड़े आर्म्ड कैंप्स में बंट गया था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। हालांकि इटली बाद में पलट गया था, ये 1882 में बनी। हाँ। दूसरी तरफ थी ट्रिपल ऑन्टेंट, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, जो धीरे धीरे 1907 तक पूरी तरह शेप में आई। इससे तो वो क्लासिक सिक्योरिटी डायलेमा वाली सिचुएशन बन गई होगी। मतलब एक देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है तो दूसरा उसे अपने लिए खतरा समझता है और फिर वो भी हथियार बढ़ाता है। प्रिसाइसली यही हुआ। जर्मनी को हमेशा एनसर्कलमेंट यानी चारों तरफ से घिर जाने का डर लगता था। एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ रूस। पहले चांसलर बिस्मार्क ने बड़ी मुश्किल से ये बैलेंस संभाला हुआ था, लेकिन काइजर विल्हेल्म II ने उनकी पॉलिसीज बदल दी। रशिया के साथ रीइंश्योरेंस ट्रीटी को रिन्यू ना करना ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। क्यों? क्योंकि इसके फौरन बाद 1894 में फ्रांस और रशिया ने अलायंस बना ली। जर्मनी के लिए 2 फ्रंट वॉर का खतरा हकीकत बन गया। ब्रिटेन भी अपनी स्प्लेंडेड आइसोलेशन छोड़कर फ्रांस 1904 और रशिया 1907 के करीब आ गया। नतीजा, इन अलायंसेस ने सिस्टम को इतना रिजिड बना दिया कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे यूरोप को आग लगा सकती थी। जैसा 1914 में हुआ? बिल्कुल, जैसा 1914 जुलाई क्राइसिस में हुआ। मिलिटरिज्म, अलायंसेस और नेशनलिज्म का जोर भी था उस वक्त। हर कोई अपने देश को सबसे महान समझ रहा था और कॉलोनीज के लिए भी झगड़े चल रहे थे। हाँ, नेशनलिज्म उस दौर की शायद सबसे पावरफुल आइडियोलॉजी थी। एक तरफ तो ये देशों को यूनाइट कर रही थी, जैसे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर जैसे मल्टी एथनिक साम्राज्यों के लिए डायनामाइट जैसा था। इनमें कई अलग अलग कौमें थीं जो आज़ादी चाहती थी। हाँ, सही बात है। पैन-स्लाविज्म, जिसे रशिया और सर्बिया हवा दे रहे थे, और पैन-जर्मनिज्म जैसी कंपीटिंग आइडियोलॉजीज सीधे टकराव के रास्ते पर थीं। और हाँ, इंपीरियल कंपटीशन, कॉलोनीज के लिए मारामारी। उस स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका वाला दौर।
हाँ, वो लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन मोरक्को जैसे इलाकों में जर्मनी और फ्रांस के बीच तनाव, जैसे मोरक्कन क्राइसिस 1905 और 1911 में हुए, वो दिखाता है कि एक कंपटीशन कितना इंटेंस था। जर्मनी दुनिया में अपना प्लेस इन द सन मांग रहा था। और आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी थी। हाँ, जर्मनी का तेजी से होता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिटेन के इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा था, तो कई पड़ते थी तनाव की। और इन सब टेंशन्स के बीच बाल्कन्स को यूरोप का पाउडर केक यानी बारूद का ढेर कहा जाता था। वहां क्या खास बात थी ऐसी? ऑटोमन एम्पायर, जिसे सिख मैन ऑफ यूरोप कहते थे, वो लगातार कमजोर हो रहा था। इससे बाल्कन्स में एक पावर वैक्यूम बन गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया दोनों इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की फिराक में थे। ऊपर से वहां कई छोटे छोटे देश थे जिनमें नेशनलिस्ट एम्बिशंस उबाल मार रही थीं, खासकर सर्बिया। सर्बिया बड़ा बनना चाहता था, सारे सर्ब्स को एक झंडे के नीचे लाना चाहता था। वहां कोई बड़ी घटनाएं हुई युद्ध से ठीक पहले जिसने माहौल और बिगाड़ा हो? हाँ, बिल्कुल। 1908-09 में बॉस्नियन क्राइसिस हुई, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने बॉस्निया हर्ज़ेगोविना को ऑफिशियली एनेक्स कर लिया। वो 1878 से उस पर कब्जा जमाए बैठे थे, पर अब पूरी तरह मिला लिया। इससे सर्बिया नाराज हुआ होगा। बहुत ज्यादा। सर्बिया उससे अपना मानता था, और उसका प्रोटेक्टर रशिया, वो भी बहुत नाराज हुआ। फिर 1912-13 में 2 बाल्कन वॉर्स हुई। 2 लड़ाइयां? हाँ, पहली में बाल्कन देशों सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो ने मिलकर ऑटोमन्स को लगभग यूरोप से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन फिर दूसरी लड़ाई में ये आपस में ही लड़ पड़े कि जीती हुई जमीन कौन लेगा। अच्छा। सर्बिया इससे और मजबूत होकर निकला, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी की चिंताएं चरम पर पहुंच गईं। माहौल मतलब बेहद विस्फोटक था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी भी आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या, जो सरायवो में हुई। बिल्कुल। 28 जून 1914 सरायेवो, बोस्निया में ऑस्ट्रिया हंगरी के वारिस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड और उनकी पत्नी सोफी का असैसिनेशन कर दिया गया। किसने किया था ये? हत्यारा था गवरीलो प्रिंसिप, एक बॉस्नियन सर्ब राष्ट्रवादी जो यंग बॉस्निया मूवमेंट से जुड़ा था। उसे हथियार सर्बिया की एक सीक्रेट सोसाइटी ब्लैक हैंड से मिले थे, ऐसा माना जाता है। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी, है ना? जैसे जुलाई क्राइसिस कहते हैं। हाँ, बिजली की तेजी से। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे सर्बिया को हमेशा के लिए कुचलने का एक सुनहला मौका देखा। जर्मनी ने उन्हें पूरा समर्थन देने का वादा किया, जिसे इतिहास में ब्लैंक चेक कहते हैं। मतलब, जो करना है करो, हम साथ हैं। बाप रे। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक बेहद सख्त अल्टीमेटम दिया। उसकी शर्तें जानबूझकर ऐसी रखी गई थीं कि सर्बिया उन्हें मान ही ना सके, खासकर वो शर्तें जो उसकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर सीधी चोट करती थीं। तो सर्बिया ने क्या किया? सर्बिया ने लगभग सारी मांगें मान ली, जो बहुत बड़ी बात थी, पर पूरी नहीं मानी, खासकर वो जिसमें ऑस्ट्रियन अधिकारियों को सर्बिया में जांच की इजाजत देनी थी। और ऑस्ट्रिया ने इसे बहाना बना लिया? हाँ, उन्हें तो बहाना ही चाहिए था। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। और बस फिर तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया, अलायंसेस एक्टिवेट हो गए। एग्जैक्टली। रशिया ने सर्बिया के समर्थन में अपनी सेना को मोबिलाइज करना शुरू किया। जर्मनी ने रशिया को रुकने की चेतावनी दी। जब रूस नहीं माना, तो जर्मनी ने 1 अगस्त को रशिया पर और 3 अगस्त को रशिया के एलाय फ्रांस पर युद्ध घोषित कर दिया। और फिर आया जर्मनी का वो मशहूर श्लीफन प्लान। हाँ, जर्मनी का प्लान था कि रशिया के पूरी तरह तैयार होने से पहले फ्रांस को पश्चिम में तेजी से हरा दिया जाए। इसके लिए उन्हें फ्रेंच आर्मी को फ्लैंक करने की जरूरत थी। फ्लैंक मतलब बगल से हमला? हाँ, और सबसे आसान रास्ता था न्यूट्रल बेल्जियम से होकर गुजरना। तो 4 अगस्त को जर्मन सेना ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, उसकी न्यूट्रलिटी की परवाह किए बिना। और इसी वजह से ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ, सिर्फ एक छोटी सी संधि के कारण। हाँ, 1839 की ट्रीटी ऑफ लंदन में ब्रिटेन ने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी दी थी। जब जर्मनी ने इसे वायलेट किया, तो ब्रिटेन के पास युद्ध में जाने के अलावा आप कह सकते हैं नैतिक और सामरिक रूप से कोई चारा नहीं बचा। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। तो एक हफ्ते के अंदर बाल्कन का एक स्थानीय संकट वर्ल्ड वॉर बन चुका था। बिल्कुल, देखते देखते। बाप रे, इतनी तेजी से सब कुछ हुआ। तो 1914 में लड़ाई शुरू होते ही क्या हुआ? क्या जर्मनी का प्लान काम कर गया? शुरुआती लड़ाइयों का क्या नतीजा रहा?
शुरुआत में तो लगा कि शायद कर जाएगा। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन सेना श्लाइफन प्लान के तहत बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस में तेजी से आगे बढ़ी। पेरिस दूर नहीं लग रहा था। लेकिन पेरिस के पास फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्न हुई सितंबर 1914 में। वहां फ्रेंच और ब्रिटिश सेनाओं ने मिलकर उन्हें रोक दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इसके बाद शुरू हुई रेस टू द सी। दोनों सेनाएं एक दूसरे को फ्लैंक करने की कोशिश में उत्तर की तरफ इंग्लिश चैनल तक भागती रहीं। नतीजा ये हुआ कि इंग्लिश चैनल से लेकर स्विस बॉर्डर तक खाइयों ट्रेंचेस की एक कंटिन्यूअस लाइन बन गई। ओह, तो वहीं से ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ। हाँ, जर्मनी का क्विक विक्ट्री का सपना टूट गया। वेस्टर्न फ्रंट पर मोबाइल वॉरफेयर खत्म हो गया और सालों तक चलने वाला खूनी स्टेलमेट शुरू हो गया। और ईस्टर्न फ्रंट पर क्या सीन था? रूस वाली साइड, क्या वहां भी ऐसा ही डेडलॉक था? नहीं, ईस्टर्न फ्रंट कहीं ज्यादा फ्लूइड और मोबाइल था। जमीन बहुत बड़ी थी। रशिया ने दो तरफ हमला किया, जर्मनी के ईस्ट प्रशिया पर और ऑस्ट्रिया हंगरी के गलीशिया पर। क्या नतीजा रहा? ईस्ट प्रशिया में तो रशियन सेना बुरी तरह हारी। बैटल ऑफ टैननबर्ग और मसूरियन लेक्स जर्मनी की बड़ी जीतें थीं। लेकिन दक्षिण में गलीशिया में उन्होंने ऑस्ट्रो हंगरियन सेना को काफी पीछे धकेल दिया। इसका कोई असर वेस्टर्न फ्रंट पर पड़ा? हाँ बिल्कुल, जर्मनी को अपनी कुछ ट्रूप्स वेस्टर्न फ्रंट से हटाकर ईस्ट में भेजनी पड़ी। शायद इसी वजह से मार्न में फ्रांस और ब्रिटेन जर्मन हमले को रोक पाए। अच्छा, और बेचारे सर्बिया का क्या हुआ, जिन पर सबसे पहले हमला हुआ था? सर्बिया ने 1914 में कमाल कर दिया। छोटी सी सेना होने के बावजूद उन्होंने 2 बार बड़ी ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना के हमलों को नाकाम किया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया। बैटल ऑफ सर और बैटल ऑफ कुलुबारा एलाइज के लिए शुरुआती बड़ी जीतें थीं, एक बड़ा मॉरल बूस्ट। लेकिन ये युद्ध तो यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा था, ये तो वर्ल्ड वॉर था। बाकी दुनिया में क्या हुआ? बिल्कुल, लड़ाई दुनिया भर में फैली। जापान एलाइज की तरफ से शामिल हुआ और उसने चीन में जर्मनी के बेस तिंगस्टाओ और पैसिफिक में जर्मन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। अच्छा, जापान भी था? हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी जर्मनी के पैसिफिक कॉलोनीज छीन ली। न्यूजीलैंड ने समोआ, ऑस्ट्रेलिया ने न्यू ब्रिटेन पर कब्जा किया। और अफ्रीका में? अफ्रीका में भी जर्मनी की कॉलोनीज थीं। टोगोलैंड, कैमरून, साउथ वेस्ट अफ्रीका, जर्मन ईस्ट अफ्रीका, वहां भी लड़ाई छिड़ गई। जर्मन ईस्ट अफ्रीका में कर्नल पॉल फॉन लेटोवर्बेक ने तो कमाली कर दिया। बहुत छोटी सी फोर्स के साथ उन्होंने एलाइज को गुरिल्ला टैक्टिक्स से युद्ध के अंत तक परेशान रखा। वो कभी पकड़े नहीं गए। वाह! और भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हम तो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। भारत ने एलाइज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। करीब 13 लाख भारतीय सैनिक और मजदूर यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मोर्चों पर भेजे गए। 13 लाख? हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। शुरुआत में 1914-15 में वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सैनिकों ने बहुत क्रूशल रोल निभाया, खासकर यह प्लेस जैसी जगहों पर जब ब्रिटिश सेना पर भारी दबाव था। उनकी बहादुरी के बहुत किस्से हैं। दुख की बात यह है कि युद्ध के बाद भारत को स्वशासन के मामले में जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, जिससे काफी निराशा हुई। हाँ, ये तो है। तो 1914 के बाद वेस्टर्न फ्रंट पर सालों तक मामला फंस गया। ट्रेंच वॉरफेयर का दौर, ये कैसा था? सुनने में ही भयानक लगता है। भयानक से भी परे, आप कल्पना नहीं कर सकते। सालों तक वेस्टर्न फ्रंट पर स्टेलमेट रहा, मतलब गतिरोध। दोनों तरफ की सेनाएं मीलों लंबी खाइयों में जमी हुई थीं। खाइयों में जिंदगी कैसी होती होगी? नारकीय, कीचड़, घुटनों तक पानी, चूहे, जूं, लाशें जो दफन नहीं हो पाती थीं। ट्रेंच फुट जैसी बीमारियां आम थीं जिसमें पैर गल जाते थे। ऊपर से लगातार आर्टिलरी शेलिंग और स्नाइपर फायर का खतरा, दिन रात मौत का साया। और मानसिक असर? जबरदस्त, जिसे उस वक्त शेल शॉक कहा जा गया। आज हम उसे PTSD कहते हैं। लगातार तनाव, डर और हिंसा का असर दिमाग पर बहुत बुरा पड़ता था। डिफेंसिव टेक्नोलॉजी, मशीन गन्स, बार्ब्ड वायर इतनी इफेक्टिव थीं कि इन्फेंट्री का हमला करना लगभग सुसाइड जैसा था। नो मैन्स लैंड को पार करना मतलब मौत को दावत देना। तो फिर जीत कैसे हासिल होती? अगर कोई आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था तो स्ट्रैटेजी क्या थी? इतने सैनिक मारो कि वो लड़ने लायक ही न रहे, भले ही इसमें अपना कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। बस मारते रहो, मारते रहो। ये तो बहुत ही क्रूर स्ट्रैटेजी है। हाँ, और इसी सोच का नतीजा थी 1916 की 2 सबसे भयानक लड़ाइयाँ। पहली, बैटल ऑफ वर्डन, फरवरी से दिसंबर 1916 तक चली। वर्डन? हाँ, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया।
मकसद फ्रांस को ब्लीड वाइट करना था, उसका खून बहाकर उसे खत्म कर देना। ये लड़ाई फ्रेंच रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई। उनका नारा था इल्स ने पसरों पा, दे शैल नॉट पास। कितनी जाने गई इसमें? दोनों तरफ मिलाकर अंदाजन 7 से 10 लाख कैजुअलिटीज, मारे गए, घायल हुए, लापता। नतीजा कुछ नहीं, बस तबाही, इंच भर जमीन के लिए लाखों जाने। और दूसरी क्या आपने कहा था, 2 लड़ाइयां? हाँ, बैटल ऑफ द सॉम, जुलाई से नवंबर 1916। ये ब्रिटिश और फ्रेंच ने मिलकर शुरू की, पार्टली वर्डन से दबाव हटाने के लिए। इसका पहला दिन 1 जुलाई 1916 ब्रिटिश आर्मी के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। क्यों? एक दिन में 57,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज ब्रिटिश सेना के। पूरी लड़ाई में दोनों तरफ मिला के 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए। बाप रे, 10 लाख। हाँ, हासिल हुआ कुछ मील जमीन। ये दिखाता है कि एट्रिशन वॉरफेयर कितनी ब्रूटल और फ्यूटाइल थी। इस स्टेलमेंट को तोड़ने के लिए नई टेक्नोलॉजीज भी आई होंगी फिर, जैसे टैंक्स, पॉइजन गैस। इनका क्या असर हुआ? हाँ, जरूरत आविष्कार की जननी है। पॉइजन गैस का इस्तेमाल पहली बार जर्मनी ने 1915 में इप्रे में बड़े पैमाने पर किया। क्लोरीन गैस थी वो। ये कितनी खतरनाक थी? बहुत। बाद में फॉस्जीन और सबसे डरावनी मस्टर्ड गैस भी आई, जो चमड़ी जला देती थी। दोनों तरफ से इस्तेमाल हुई। इसने खौफ तो बहुत फैलाया, लेकिन जल्द ही गैस मास्क्स आ गए, तो ये डिसाइसिव वेपन साबित नहीं हुई, पर डर बहुत था इसका। और टैंक्स? टैंक्स पहली बार 1916 में सॉम में ब्रिटिश ने इस्तेमाल किए। शुरू में ये स्लो, कम्बसम और अनरिलायबल थे, अक्सर खराब हो जाते थे। लेकिन 1917 में बैटल ऑफ कैम्ब्राई में इन्होंने दिखाया कि ट्रेंचेस को पार कर सकते हैं और बार्ब्ड वायर को रौंद सकते हैं। भविष्य की लड़ाइयों का संकेत था ये। और हवाई जहाज, उनका क्या रोल था? एयरक्राफ्ट का रोल भी इवॉल्व हुआ। शुरू में सिर्फ रिकनॉसेंस यानी जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर फाइटर्स आए, हवा में लड़ाइयाँ होने लगी, डॉग फाइट्स। मानफ्रेड वॉन रिchthofen जैसे एसेस, जिन्हें रेड बैरन कहते थे, मशहूर हुए। फिर बॉम्बर्स भी बने, जो शहरों पर बम गिराने लगे। और समंदर में क्या चल रहा था? ब्रिटेन की ब्लॉकेड और जर्मनी की यू-बोट्स के बारे में सुना है? हाँ, ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने जर्मनी की इफेक्टिव नेवल ब्लॉकेट कर रखी थी। मतलब जर्मनी तक समंदर के रास्ते कोई सामान नहीं पहुंच सकता था। इससे जर्मनी में खाने पीने और जरूरी सामान की भारी कमी होने लगी, जिसने बाद में जर्मन हार में बड़ा रोल निभाया। तो जर्मनी ने इसका जवाब कैसे दिया? जर्मनी ने इसका जवाब अपनी यू-बोट्स यानी सबमरीन से दिया। उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू किया। मतलब किसी भी जहाज को, चाहे वो न्यूट्रल देश का हो या पैसेंजर शिप, बिना वार्निंग डुबो देना। ये तो खतरनाक था। बहुत। 1915 में RMS लुजिटेनिया, एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर, को डुबो दिया गया। उसमें कई अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। इसने अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन को जर्मनी के खिलाफ करने में बड़ी भूमिका निभाई। क्या कोई बड़ी समुद्री लड़ाई भी हुई? 1916 में बैटल ऑफ जूटलैंड हुई। ये इकलौती बड़ी लड़ाई थी बैटलशिप्स के बीच। नतीजा टेक्निकली इनडिसाइसिव रहा, पर ब्रिटिश नेवल डोमिनेंस कायम रहा। बाद में एलाइज ने कॉन्वॉयज सिस्टम अपनाया, जहाज़ों का काफिले में चलना, वॉरशिप्स के प्रोटेक्शन में। इससे यू बोट का खतरा काफी कम हो गया। पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक्सपेरिमेंटल यूज भी इसी युद्ध में हुआ, HMS फ्यूरियस जैसे जहाज। अच्छा, बाकी मोर्चों का क्या हाल था? इटली कब शामिल हुआ था? ऑटोमन एम्पायर का क्या हुआ? इटली 1915 में एलाइज की तरफ से शामिल हो गया था। उन्हें वादा किया गया था कि जीतने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के इलाके मिलेंगे। वहां इटालियन और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना के बीच एल्प्स के पहाड़ों में भयानक लड़ाई हुई, खासकर आइजोन्जो नदी के पास। 11 लड़ाइयां हुई वहां, लाखों लोग मारे गए। 1917 में कैपुरेटो में इटली की जबरदस्त हार हुई, लेकिन 1918 में विटोरियो वेनेटो में उन्होंने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रियन सेना को हराया। और बॉल्कन्स में सर्बिया का क्या हुआ? सर्बिया पर 1915 में सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बल्गेरिया ने मिलकर कब्जा कर लिया। सर्बियन सेना को पीछे हटना पड़ा। ग्रीस में सलोनिका में एलाइज ने एक मोर्चा खोला जरूर, लेकिन वहां ज्यादातर स्टेलमेट ही रहा, ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। और ऑटोमन एम्पायर, वो तो कई मोर्चों पर लड़ रहा था। हाँ, गैलिपली में 1915-16 में एलाइज, खासकर एंजाक ट्रूप्स, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कोर, ने हमला किया इस्तांबुल पर कब्जा करने के लिए, पर बुरी तरह हारे।
ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी बनाने वाली घटनाएं, भले ही वो हार थी। और मिडिल ईस्ट में? मेसोपोटामिया यानी आज का इराक में ब्रिटिश सेना शुरू में हारी। कुट में उन्हें सरेंडर करना पड़ा, जो बड़ी बेइज्जती थी। पर 1917 में उन्होंने बैगदाद पर कब्जा कर लिया। कॉकेसस में रशिया ने ऑटोमन्स को हराया। और हाँ, टी.ई. लॉरेंस, जिन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते हैं, उन्होंने अरब्स को ऑटोमन्स के खिलाफ विद्रोह के लिए संगठित किया, जो काफी सफल रहा। और इसी दौरान वो भयानक घटना भी हुई थी, आर्मेनियन जेनोसाइड। हाँ, ये युद्ध की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। ऑटोमन सरकार ने 1915-16 में आर्मेनियाई आबादी का सिस्टमैटिक नरसंहार किया। लाखों आर्मेनियाई लोगों को या तो सीधे मार दिया गया या उन्हें रेगिस्तान में मरने के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। असीरियंस और ग्रीक्स का भी नरसंहार हुआ। ये 20वीं सदी की पहली बड़ी जेनोसाइड्स में से एक मानी जाती है। बहुत ही दर्दनाक अध्याय है ये। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. 1917-18 में आखिर ये डेडलॉक टूटा कैसे? युद्ध खत्म होने की तरफ कैसे बढ़ा इतने सालों के बाद? 1917 एक क्रूशल साल था। दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने युद्ध का रुख बदल दिया। पहली, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना, अप्रैल 1917 में। क्या वजह थी? लुसिटेनिया तो 1915 में डूबा था। मुख्य वजह थी जर्मनी का अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर फिर से शुरू करना। वो डेस्परेट थे ब्रिटेन की सप्लाई लाइन काटने के लिए। साथ ही जिमरमैन टेलीग्राम का भी खुलासा हुआ, जिसमें जर्मनी मेक्सिको को अमेरिका के खिलाफ उकसा रहा था। इन सब से अमेरिका के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल हो गया। अमेरिका के आने से क्या फर्क पड़ा? जबरदस्त फर्क। अलाइज को भारी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पावर मिली, और सबसे जरूरी, ताज़ा दम सैनिक मिलने लगे। अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस AEF जनरल पर्शिंग के नेतृत्व में उनका मोराल बहुत हाई था। और दूसरी बड़ी घटना आपने कहा था दो थी। हाँ, दूसरी थी रशियन रेवोल्यूशन। 1917 में रूस में क्रांति हो गई। पहले फरवरी क्रांति में जार को हटा दिया गया, फिर अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविक्स सत्ता में आ गए, लेनिन के नेतृत्व में। और लेनिन युद्ध खत्म करना चाहते थे। हाँ, उनका नारा ही था पीस, लैंड एंड ब्रेड। वो युद्ध तुरंत खत्म करना चाहते थे। मार्च 1918 में उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क साइन की। इसमें रूस ने जर्मनी को बहुत बड़ा इलाका देकर शांति खरीदी। रूस युद्ध से बाहर हो गया। इसका मतलब जर्मनी अब अपनी सारी ताकत वेस्टर्न फ्रंट पर लगा सकता था। बिल्कुल, और उन्होंने यही किया। 1918 के वसंत में जर्मनी ने अपना आखिरी बड़ा दांव खेला, द जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव, जिसे ऑपरेशन माइकल भी कहते हैं। रशिया से आई हुई ट्रूप्स के साथ उन्होंने जबरदस्त हमला किया। क्या वो सफल हुए? शुरू में उन्हें काफी सफलता मिली। उन्होंने एलाइज की लाइंस को तोड़ दिया और काफी जमीन जीती। एक बार तो लगा कि शायद वो पेरिस तक पहुंच जाएंगे और जीत जाएंगे, लेकिन क्या? लेकिन वो अपनी गेन्स कंसोलिडेट नहीं कर पाए। उनकी सप्लाई लाइंस बहुत खिंच गईं, सेना बुरी तरह थक गई थी, और अमेरिकन ट्रूप्स अब बड़ी संख्या में तेजी से पहुंच रही थीं और लड़ाई में शामिल हो रही थीं। जर्मन मोमेंटम खत्म हो गया। और फिर एलाइज ने पलटवार किया? हाँ, अगस्त 1918 में एलाइज ने अपना जवाबी हमला शुरू किया, जिसे 100 डेज ऑफेंसिव कहते हैं। ये युद्ध का आखिरी फेज था। इसमें टैंक्स, एयरक्राफ्ट और इन्फेंट्री का कोऑर्डिनेटेड इस्तेमाल किया गया, नई टैक्टिक्स के साथ। इसका क्या नतीजा हुआ? जर्मन सेना अब टूट चुकी थी। उनका मॉरल पूरी तरह गिर गया था। एलाइज को लगातार जीतें मिली। अमियान्स की लड़ाई एक बड़ा ब्लो था जर्मनी के लिए। फिर म्यूज आर्गोन ऑफेंसिव हुआ। आखिर में एलाइज ने जर्मनी की मजबूत हिंडनबर्ग लाइन को भी तोड़ दिया। जर्मन सेना अब पीछे हट रही थी। जर्मनी के साथियों का क्या हुआ? सेंट्रल पावर्स कैसे ढहे? वो तो अकेले नहीं लड़ रहे थे। हाँ, वो भी एक एक करके ढहने लगे। सितंबर 1918 में सेलोनिका फ्रंट पर एलाइज ने बल्गेरिया को हरा दिया और उसने 29 सितंबर को सरेंडर कर दिया। इससे सेंट्रल पावर्स का दक्षिणी मोर्चा खुल गया। फिर 30 अक्टूबर को ऑटोमन एम्पायर ने आर्मिस्टिस साइन कर दिया। उनका भी हाल बुरा था। ऑस्ट्रिया हंगरी तो अंदर से ही टूट रहा था। अलग अलग नेशनल ग्रुप्स आज़ादी मांग रहे थे, चेक्स, हंगेरियन, साउथ स्लाव्स। इटालियन सेना ने विटोरियो वेनेटो में ऑस्ट्रियन सेना को हराया और 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी सरेंडर कर दिया। साम्राज्य बिखर गया। तो जर्मनी बिल्कुल अकेला रह गया। क्रांति का माहौल था।
कील में नौसेना ने विद्रोह कर दिया। और काइजर? काइजर विल्हेम दूसरे को 9 नवंबर को गद्दी छोड़कर हॉलैंड भागना पड़ा। जर्मनी में रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। नई सरकार बनी और उनके पास युद्ध विराम आर्मिस्टिस मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। और आर्मिस्टिस कब साइन हुआ? 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे कॉम्पियम फॉरेस्ट में एक रेलरोड कार में जर्मनी ने आर्मिस्टिस पे दस्तखत कर दिए। 4 साल से ज्यादा चली भयानक लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। The 11th hour of the 11th day of the 11th month. So what does this all mean? युद्ध तो खत्म हो गया, पर दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इसके नतीजे क्या रहे? आफ्टरमैथ क्या था? आफ्टरमैथ जबरदस्त था। जैसा हमने शुरू में कहा, 4 एम्पायर्स खत्म हो गए। जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन, रशियन। यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल गया। शांति संधियां हुई होंगी फिर? हाँ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई 1919-20 में। विजेताओं ने हारने वालों के साथ अलग अलग संधियां की। सबसे फेमस है ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो जर्मनी के साथ हुई। वर्साई ट्रीटी तो बहुत कंट्रोवर्शियल मानी जाती है ना? कहा जाता है इसने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए। हाँ, बिल्कुल मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत प्यूनिटिव थी, सजा देने वाली। जर्मनी को अपनी काफी जमीन गंवानी पड़ी, उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई, सिर्फ 1 लाख सैनिक, कोई एयरफोर्स नहीं, नेवी बहुत सीमित, राइनलैंड डीमिलिटराइज कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात, भारी रेपरेशंस यानी युद्ध का हर्जाना थोपा गया। और वो वॉर गिल्ट क्लॉज। हाँ, आर्टिकल 231 वॉर गिल्ट क्लॉज, इसने युद्ध शुरू करने की सारी जिम्मेदारी जर्मनी और उसके साथियों पर डाल दी। जर्मनी में इसे डिक्टेट ऑफ वर्साई यानी जबरदस्ती थोपा गया हुक्म माना गया। इसने जर्मनी में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट और ह्यूमिलिएशन की भावना पैदा की, जिसने बाद में हिटलर और नाजी पार्टी के राइज में काफी मदद की। और बाकी देशों का क्या हुआ? नए देश भी बने इस संधि से? हाँ, बाकी सेंट्रल पावर्स के साथ भी संधियां हुई। सेंट जर्मेन ऑस्ट्रिया के साथ, ट्रियानॉन हंगरी के साथ, न्यूली बुल्गारिया के साथ, और सेव्र बाद में लोजान ऑटोमन साम्राज्य के साथ। ऑस्ट्रिया हंगरी पूरी तरह टूट गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी छोटे छोटे देश रह गए। पोलैंड फिर से एक स्वतंत्र देश बना। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए मल्टी एथनिक देश बने। फिनलैंड और बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया रूस से आज़ाद हुए। ऑटोमन एम्पायर का भी बंटवारा हुआ, जिससे आज के मिडल ईस्ट का नक्शा बना, जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिश मैंडेट्स बने। रोमानिया काफी बड़ा हो गया। दुनिया का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह रीड्रॉ हो गया। और सामाजिक तौर पर क्या असर पड़ा? समाज कैसे बदला? बहुत गहरा असर पड़ा। युद्ध ने महिलाओं की भूमिका बदल दी। पुरुषों के युद्ध पर जाने से महिलाओं ने फैक्ट्रीज, खेतों और दूसरे कामों में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इससे कई देशों में उन्हें युद्ध के बाद वोट का अधिकार मिलने में मदद मिली। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए गलीपुली की लड़ाई और एंजाक स्पिरिट उनकी नेशनल आइडेंटिटी का अहम हिस्सा बन गई। अरब राष्ट्रवाद को भी बल मिला। भविष्य में ऐसे युद्ध रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। वुड्रो विल्सन का आइडिया था ये। लेकिन वो तो असफल रहा। हाँ, दुर्भाग्य से वो असफल रहा। अमेरिका खुद उसका सदस्य नहीं बना। उसके पास अपनी बात मनवाने की शक्ति नहीं थी। आर्थिक तबाही बहुत बड़ी थी। देश भारी कर्ज में डूबे थे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, और युद्ध के ठीक बाद स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ली। शायद युद्ध से भी ज्यादा सैनिकों की आवाजाही ने इसे और तेजी से फैलाया। तो कुल मिलाकर तबाही और बदलाव का दौर था, और शायद सबसे चिंताजनक नतीजा ये था कि इसने अगले महायुद्ध के बीज बो दिए। उनसे पैदा हुए जातीय तनाव, इटली और जापान जैसे देशों की अधूरी महत्वाकांक्षाएं और फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, इन सब ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जमीन तैयार कर दी। द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स ने ऐसा नहीं किया। सोचने वाली बात यह है कि इस वॉर टू एंड ऑल वॉर्स ने असल में भविष्य के और बड़े संघर्षों के बीज बो दिए। क्या इतिहास वाकई खुद को दोहराता है, या हम इन भयानक त्रासदियों से कुछ सीखते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा, जब हम आज की दुनिया के तनावों को देखते हैं। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Hind.